नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका ऋतुपर्णा। आज आपको एक नया पाठ कराने जा रही हूँ जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ो और इसकी लेखिका है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया के जीवन के बारे में थोड़ा सा आपका परिचय कराना चाहती हूँ कि मधु कांकरिया का जन्म कलकत्ता के सन 1957 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में यानी कि इकोनॉमिक्स में एमए और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा प्राप्त किया था। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनका नाम है पत्ताखोर, ये एक उपन्यास है। सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीते हुए, अंत में ईशु। इन्होंने अनेक यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। इनकी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता मिलती है। इन्होंने समाज में व्याप्त समसामयिक समस्याओं पर अपनी लेखनी चलाई है। इनकी भाषा सहज, भावानुकूल, प्रवाहमयी तथा शैली वर्णनात्मक है, भावपूर्ण और चित्रात्मक है। अब पाठ की शुरुआत करते हुए मैं आपको बता दूं कि जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है इसको मधु कांकरिया ने लिखा है। लेखिका इस पाठ के माध्यम से बताना चाहती हैं कि यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। लेखिका जब महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग, यंत्रवत जीवन से उब जाती है तो दूर दूर यात्राओं पर निकल पड़ती है। यहाँ उन्होंने इन्हीं यात्राओं का अनुभव उन्होंने अपने इस यात्रा वृत्तांत को में जो है शब्दबद्ध किया है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाती है और उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह नेपाली भाषा में मंद स्वर में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। उन लोगों ने सुबह युमथांग के लिए जाना था। यदि यहाँ का मौसम साफ हो तो गंगटोक से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। मौसम साफ होने के बावजूद आसमान में हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं देती। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन दोनों ने गाइड कम ड्राइवर का नाम जितेन नार्गे था। युमथांग का सारा रास्ता घाटियों और फूलों से भरा था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफेद बौद्ध पताकाएं लगी हुई दिखाई दी। ये पताकाएं अहिंसा और शांति की प्रतीक हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नार्गे की जीप में भी दलाई लामा की फोटो थी। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्गस्टोक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता हुआ चक्र देखा जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था। वहां रहने वाले लोगों को विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता है कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य एक जैसे हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे वैसे वैसे बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगे। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। पास से उनका वैभव कुछ अलग था। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे किसी हरियाली वाली गुफा के मध्य से गुजर रहे हैं। सब यात्रियों पर वहां के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी के साथ चल रही तिस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी। वह मन ही मन हिमालय को सलामी देती है
सेवन सिस्टर फॉल्स पर जीप रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। लेखिका आदिम युग की अभिषिक्त राजकुमारी की तरह झरने से बह रहा संगीत आत्मलीन होकर सुनती है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसने सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो। झरने का पानी उसमें एक नई शक्ति का एहसास करा रहा होता है। लेखिका को लग रहा था कि उसके अंदर की सारी कुटिलता और बुराइयां, अच्छाइयां बुरी इच्छाएं जो है पानी की धारा से बह रही हैं। वह वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। जितेन ने कहा कि आगे इससे और भी सुंदर दृश्य हैं। पूरे रास्ते आंखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा हो। माया और छाया का एक अनूठा खेल लेखिका के जीवन को रहस्य समझा रहा था। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा था जो सबको रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहां जीप रुकी वहां लिखा था थिंक ग्रीन। वहां ब्रह्मांड का अद्भुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने थे। नीचे पूरे वेग से बह रही तिस्ता नदी थी। सामने धुंध थी। ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों को हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि लेखिका का अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। लेखिका को लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया है। उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंचने लगी थी। मुंह से सुबह की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूटा। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और चरम साधना एक साथ चल रही है। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी ने जो है मौत की परवाह न करते हुए लोगों के लिए पहाड़ी रास्ते चौड़े बना रही है। कई बार काम करते समय किसी न किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, क्योंकि जब पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा घट जाता है। उन लोगों की स्थिति देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम जीवन की कहानी एक सी है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातना अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन उसे गमगीन देखकर कहते हैं कि यह देश की आम जनता है। इसे वे लोग कहीं भी देख सकते हैं। लेखिका उनकी बात सुनकर चुप रहती है, परंतु मन ही मन सोचती है कि ये लोग समाज को कितना कुछ देते हैं। इस कठिन स्थिति में भी वे खिलखिलाते रहते हैं। वे लोग वहां से आगे चलते हैं। रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूली बच्चे मिलते हैं। जितेन बताता है कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ आसपास 1 या 2 स्कूल हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम कराते हैं। यहाँ का जीवन बहुत कठोर है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे। रास्ता तंग होता जा रहा था। जगह जगह सरकार की चुनौतियों के बोर्ड लगे हुए थे। गाड़ी धीरे चलाई। सूरज ढलने पर पहाड़ी औरतें और बच्चे गाय चराकर घर लौट रहे थे। कुछ के सिर पर लकड़ियों के गट्ठर थे। शाम के समय जीप चाय बागानों से गुजर रही थी। बागानों में कुछ युवतियां सिक्किम परिधान पहने चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उनके चेहरे ढलती शाम के सूरज की रोशनी में दमक रहे थे।
चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख रही थी। युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुंग रुके। लायुंग में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका सफर की थकान उतारने के लिए तिस्ता नदी के किनारे फैले पत्थरों पर बैठ गई। उस वातावरण में अद्भुत शांति थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकृति अपना लय, ताल और गति में कुछ कह रही है। इस सफर ने लेखिका को दार्शनिक बना दिया था। रात होने पर जितेन के साथ अन्य साथियों ने नाच गाना शुरू कर दिया था। लेखिका की सहयात्री मणि ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया। लायुंग में अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब था। लेखिका को वहां बर्फ देखने की इच्छा थी, परंतु वहां बर्फ का नाम न था। वे लोग उस समुद्री यात्रा के तट से उस समुद्र तट से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ स्नोफॉल कम हो गया था। कटाओ में बर्फ देखने को मिल सकती थी। कटाओ भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कटाओ को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायुंग से कटाओ का सफर 2 घंटे का था। कटाओ का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाज से गाड़ी चला रहा था। वहां का सारा वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। जरा सी भी असावधानी होने पर बड़ी घटना घट सकती थी। थोड़ी दूर जाने पर मौसम साफ हो गया। मणि कहने लगी कि यह स्विट्जरलैंड से भी सुंदर है। कटाओ दिखने लगा था। चारों ओर बर्फ से भरे पहाड़ थे। जितेन कहने लगा कि यह बर्फ रात को ही पड़ी है। पहाड़ ऐसे लग रहे थे जैसे चारों ओर चांदी फैली हो। कटाओ पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी। बर्फ को देखकर सभी झूमने लगे थे। लेखिका का मन बर्फ पर चलने का हो रहा था, परंतु उसके पास बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे। सभी सहयात्री वहां के वातावरण में फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन लेखिका फोटो खिंचाने की अपेक्षा वहां के वातावरण को अपनी सांसों में समा लेना चाहती थी। उसे लग रहा था कि वहां के वातावरण ने ऋषि मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा दी होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाए। मणि के मन में दार्शनिकता उभरने लगी थी। वे हिमशिखर को, पूरे एशिया को पानी देते थे। प्राकृतिक अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में वे बर्फ शिलाएं पिघल कर जल धारा बनकर हम लोगों की प्यास शांत करती है। प्रकृति का यह जल संचयन अद्भुत है। इस प्रकार नदियों और हिमशिखरों का हम पर एक ऋण है। थोड़ी आगे जाने पर फौजी छावनियां दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में स्वयं को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। वैशाख के महीने में भी वहां बहुत ठंड थी। वे लोग पौष और माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहां जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। वास्तव में ये फौजी अपने आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। वे लोग वहां से वापस लौट आए थे। युमथांग की पूरी घाटियां प्रीत्या और रुड्रेंडो के फूलों से खिली थी। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है। बंदर का मांस खाने से कैंसर नहीं होता। उसने बताया कि उसने तो कुत्ते का मांस भी खाया है। सभी को जितेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन लेखिका को लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। उसने पठारी इलाकों की भयानक गरीबी देखी है। लोगों को सुअर का दूध पीते हुए देखा था और युमथांग वापस आकर उसने लोगों को वहां सब फीका फीका लग रहा था। वहां के लोग स्वयं को प्रदेश के नाम से नहीं बल्कि भारतीय के नाम से पुकारे जाने को
पसंद करते हैं। पहले सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, अब वह भारत का एक हिस्सा बन गया है। ऐसा करके वहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मणि ने बताया कि पहाड़ी कुत्ते केवल चांदनी रातों में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका हैरान रह गई। ऐसा लगा कि पहाड़ी कुत्तों पर भी ज्वार भाटा दिखाई देता है। उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उसने बताया कि वे लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते। वे लोग गंतोक बुलाते हैं, और गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों में टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी ना समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। और इस प्रकार जो है लेखिका की जो युमथांग की और गंतोक की यात्रा थी वो संपूर्ण होती है। और यहाँ के सौंदर्य का वर्णन जो है लेखिका ने अपने इस पाठ में किया है। अब आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। धन्यवाद।